बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें हैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है। मामलात तय हो चुके हैं और इमरान खान साहब की रिहाई और ज़मानत का सुनने के बाद बहुत सारों की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स, अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, GHQ खुद साख्ता तर्जुमान भी मान चुके हैं कि धांधली हुई है और इमरान खान साहब का जो मैंडेट है वो चोरी किया गया है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के साथ आज बड़ी अनहोनी हुई है और जो कुछ उन्होंने किया है उनके किए का उन्हें जवाब मिल गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से एक अहम तरीन वीडियो सामने आई है। ये वीडियो भी आपके साथ में शेयर करूंगा और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो हैं वो मजीद धंसते जा रहे हैं दलदल में। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और आखिर में नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट को अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का जो मैच है वो भी पड़ चुका है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। मौलाना फजल रहमान ने कैसे काया पलट कर रख दी है, इससे रिलेटेड भी चीज़ें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की बड़ी खबर और जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुंतखब हो चुके हैं, इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े रहे हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब के साथ वो डट कर खड़े हैं। इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। कल भी बड़ी धुआंधार जो तकरीर थी वो इनकी जानिब से की गई और इनकी तकरीर के दौरान क्या हुआ कि वो PTV जिन्होंने दिखानी होती है पार्लियामेंट की कार्रवाई और अपोजिशन की बेंचेस के भी जो मेंबरान बात कर रहे होते हैं उनको भी दिखाना होता है, तो उमर अयूब जो कि अब तो अपोजिशन लीडर भी नामजद हो चुके हैं, इनकी तकरीर कल PTV की जानिब से नहीं दिखाई जा रही थी। लेकिन फिर उसके बाद एहतजाज भी हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने तवज्जो भी दिलाई और कहा कि आप स्पीकर साहब आप इस मामले के ऊपर रूलिंग दे। बहरहाल उसके बाद PTV ने फिर उनकी जो तकरीर थी वो दिखाना शुरू कर दी। और दिखा क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि उमर अयूब साहब के साथ इमरान खान साहब के जो पोस्टर्स थे वो मौजूद थे, वो भी स्क्रीन्स के ऊपर आ रहे थे और जाहिर सी बात है PTV से ही सारे जो चैनल्स हैं वो फीड लेते हैं और वही फुटेज दीगर चैनल्स भी चलाते हैं। तो इमरान खान साहब की फुटेज ना चले इस वजह से उनको नहीं चलाया जा रहा था और फिर जब बाद में उनको चलाया भी गया तो साइड एंगल से उनकी जो तकरीर थी उनको जो है वो दिखाया जा रहा था। साइड एंगल ये कि उनका फ्रंट नहीं दिखाया जा रहा था, साइड से उनको दिखाया जा रहा था। देखें जी, ये पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट पे इमरान खान साहब की तस्वीर थी। तो इस प्रकार फिर पार्लियामेंट में बड़े दिलचस्प मनाजिर देखने को मिले कि इमरान खान साहब के जो स्टिकर्स थे उनकी तस्वीर के वो बाजू पर लगा दिए गए उमर अयूब साहब के, और जो पैनाफ्लिक्स वगैरह थे वो साइड पर भी ले आए। तो साइड एंगल से भी इमरान खान साहब की जो तस्वीरें थी वो रख दी गई। तो फिर उसके बाद फ्रंट पर PTV को भी आना पड़ा। तो ये जी इस वक्त हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर। जितना कोशिश करते हैं इमरान खान साहब को ना दिखाने की, उतना ही इमरान खान साहब इनकी जो मजबूरी है वो बनता जा रहा है। बहरहाल ये बड़ी खबर थी कि उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद हो चुके हैं अपोजिशन लीडर, और उमर अयूब साहब ने कल चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो हैं उनको जवाब भी दे दिया है उनके इक़दामात का। और बड़ा अभी तो आप ये समझें कि खुलकर नहीं लेकिन आगाज़ कर दिया गया है पार्लियामेंट में उस लड़ाई का जो ज़्यादतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई हैं। उमर अयूब साहब ने चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब को क्या जवाब दिया है ये पहले आप सुन लें। अच्छा, इसका पहले मैं आपको चूँकि तकरीर के दौरान ये जो कुछ कह रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब ने एक मरतबा सरदार लतीफ़ खोसा साहब को कमरा अदालत में कहा था मुखातिब करके कि आप सरदार लिखते हैं, ये सरदार, और इसी तरह से ये तो अंग्रेज़ों के टाइम पर ये चीज़ें हुआ करती थी, तो लतीफ़ खोसा आपका नाम है। और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब इसी तरह की चीज़ें कई मरतबा कमरा अदालत में कर चुके हैं कि इसी तरह आला अदलिया ना लिखा जाए, आइन में ये नहीं है। फिर इसी तरह से उनकी जानिब से इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो की गई। तो सरदार लतीफ़ खोसा को भी सरदार का नाम साथ लगाने से उनका जो एतराज़ था वो उन्होंने उठाया था। तो इस पर उमर अयूब साहब ने पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर खड़े होकर क्या कहा जी, ये वीडियो है जी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जनाब, सरदार साहब आपने अपना नाम या लतीफ़ खोसा लिखा, बस एहतराम से बोल रहा हूँ।
हम आपका नाम ही नहीं लेंगे, आपने सरदार लतीफ खोसा साहब ने कहा, अब हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, तो जो जवाब हैं और उमर अयूब साहब की जानिब से, और जो महाज आराई कहें या जो आप कहें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले तो बड़ी एग्रेसिव उनकी पॉलिसी थी, सड़कों पर एहतजाज वगैरह, वो पॉलिसी अब भी है, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर भी ये लड़ाई करने का उमर अयूब साहब ने ऐलान कर दिया है। और ये एक इनडायरेक्ट जवाब भी था चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को, क्योंकि उन्होंने ही सरदार लतीफ़ खोसा साहब को सरदार लिखने से मना कर दिया था कि भी सरदार आप क्यों लिखते हैं। और उमर अयूब ने फिर कहा नहीं जी, अब आपने सरदार लिखना है, हम इसके बगैर आपका नाम ही नहीं पुकारेंगे। तो ये जी असम्बली में कल इम्पोर्टेंट जो चुनतखिब वज़ीर आज़म हुए हैं जी शहबाज शरीफ, उसके बाद जो तकरीर है उमर अयूब साहब की जानिब से वो भी की गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का जो मैच है वो भी पड़ चुका है। कैसे? नजम सेठी साहब हैं, उनकी जानिब से अपने शो में ये बात जो है वो कही गई, और उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में मैच पड़ गया है। अगर बाबर सत्तार की दी गई सज़ा एस्टेब्लिशमेंट ख़त्म ना करवा सकी तो आइंदा इनकी बात कोई नहीं मानेगा। अब इनके इस अल्फाज के अंदर कुछ एतराफ़ भी हैं। एक तो ये कि बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने डीसी इस्लामाबाद को सज़ा सुनाई थी जो तौहीन अदालत मामला उनके अगेंस्ट चल रहा था, तो इसमें जी एक तो बाबर सत्तार साहब डट गए थे कि नहीं, अदलिया का हुक्म नहीं माना तो जो सज़ा है वो तो मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ कौन था, वो एस्टेब्लिशमेंट थी उनका, और अदलिया का जो मैच है वो पड़ चुका है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट डीसी साहब को बचाने में नाकाम होती है या उनको सज़ा हो जाती है और उनकी सज़ा ख़त्म करने में नाकाम होती है, तो फिर आइंदा कोई एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेगा। ये नहीं कि इसके अंदर दूसरा इतराफ़ ये है कि डीसी साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो इक़दाम थे वो किए थे, तो ये खुद इस बात का इकरार जुर्म है कि वाकई डीसी साहब ने अपने भी जो इख्तियारात थे उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी की बात मानते हुए ये जो इक़दाम थे वो उठाए गए और अदालत की हुक्म की जो खिलाफ वर्जी है वो की थी। तो बहरहाल आज इंट्रा कोर्ट जो अपील है डीसी को जो सज़ा हुई, तो अदालत केस में आज इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर भी समात है। दोपहर में जाकर वो समात होगी, अभी थोड़ा सा टाइम है उनके केस की समात में, लेकिन अब इंट्रा कोर्ट अपील में क्या डिसीजन आता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बहरहाल नजम सेठी साहब जो हैं वो भी आजकल खुलकर इस तरीके से जो बात है वो कर रहे हैं। ना सिर्फ नजम सेठी बल्कि एक और ख़ुद साख्ता तर्जुमान अंसार अब्बासी साहब हैं, जिनके हवाले से ये मशहूर है कि वो ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब हैं और उनकी जो बात है वो भी किया करते हैं। उन्होंने भी आज एक बड़ा जो इकरार है बिल आखिर वो कर लिया है। क्या इकरार किया है? उनके कॉलम के आखिरी 2 पैराग्राफ है, सारा कॉलम नहीं, सिर्फ आखिरी 2 पैराग्राफ है, मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। वो लिखते हैं जी कि जब किसी सियासी रहनुमा और सियासी जमात को एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का सामना होता है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है एस्टेब्लिशमेंट के साए तले सियासत और इक़्तिदार के हसूल के लिए अपने तमाम असूल और बयानिए भूल जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग के वोट को इज्जत दो के नारे के साथ यही कुछ हुआ। तो ये जी उन्होंने बड़ा एतराफ़ कर लिया है कि वाकई नवाज शरीफ ने पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि ये ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो थे, इनको जब मौका मिला तो एस्टेब्लिशमेंट के साए के तले ही ये सियासत में और इक़्तिदार में आए और इन्होंने जो इक़्तिदार हासिल किया वो एस्टेब्लिशमेंट की साए तले ही हासिल किया। तो ये एक बड़ा इकरार है जी जो कि इन्होंने ख़ुद इस चुनतखिब हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो जब आए उसके बाद उन्होंने आज के कॉलम के अंदर लिखा है। फिर वो इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ा एक इतराफ़ करते हैं। वो लिखते हैं कि अब तक इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का वाहिद मकसद एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी दोबारा हासिल करना था। कोई शक नहीं कि इंतखाबात में मुबैना तौर पर बड़ी धांधली हुई जिसका असल निशाना तहरीक इंसाफ थी। तो एक चीज़ और ये एक्सेप्ट करते हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई मुबैना तौर पर और पीटीआई उसका निशाना थी। दूसरी तरफ ये जो बात लिखते हैं कि इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का मकसद ये था कि एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी दोबारा हासिल कर ले। तो अगर ये मकसद होता तो इमरान खान साहब को जो बार बार ऑफर्स की जा रही हैं डील की, इमरान खान साहब वो ना सिर्फ मानते बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते और तुन के रखते
नून लीग को। तो ये बात आपकी गलत है। इमरान खान इन रवायती सियासतदानों की तरह नहीं है, वो वाकई एक लीडर है, वो इसीलिए आज जेल में बैठा हुआ है, नहीं तो हुकूमत लेना कोई मसला नहीं है। और अब इमरान खान साहब का जो मकसद है और इन सब को तो उन्होंने हरा दिया है, इमरान खान साहब ने बहुत पहले का हरा दिया है इन तमाम सियासी जमातों को, और हुकूमत लेना इमरान खान साहब का मकसद नहीं है। इमरान खान साहब का मकसद है अवामी मैंडेट का एहतराम जो कि अवाम ने उनको दिया है। और अगर हुकूमत मकसद होता तो हुकूमत तो अभी भी इमरान खान साहब को मिल चुकी थी। आखिरी पैराग्राफ में वो लिखते हैं जी कि इस सिलसिले को रोकने के लिए सियासतदानों को ही किरदार अदा करना होगा, जिसके लिए बार बार अपनी सियासी मफादात और हसूल इक़्तिदार के लिए उन्हें अपने आप को इस्तेमाल होने से रोकना पड़ेगा। तो ये जी नवाज शरीफ साहब को पैगाम है, लेकिन वो तो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल होते रहे हैं, तो अभी क्या मुज़ायका है। देखें इक़्तिदार के हसूल के लिए आज उन्होंने क्या किया। खैर इक़्तिदार फिर भी उनको नहीं मिला, और मुंह जो उनका लटका हुआ था कल पार्लियामेंट में वो तमाम तर कहानी भी बताता है। वफाकी हुकूमत बनाने वाली नून लीग पीपल्स पार्टी MQM से तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखने के असूल पर इस वक्त बात करें। तो ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया जी कि एस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ी पर चढ़कर ही इक़्तिदार में आए हैं, तो ये कैसे असूलों की बात करेंगे। लेकिन इमरान खान इस असूल पर कायम रह सकते हैं नहीं, इमरान खान अपने इस असूल के ऊपर कायम है। तो ये जी इन्होंने कॉलम लिखा है जी इंपॉर्टेंट, इसमें ये 1 2 3 बातें थी। इसी तरीके से नाज़रीन आगे चलते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। आपसे मैं पहले भी 1-2 मरतबा ये शेयर कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के हवाले से एकदम से अदालती जो रवैया है उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो मैंने बड़ी तब्दीली देखी है। और अब इसके साथ ही असद खरल साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जी, ये लिखते हैं कि एक ट्वीट करते हुए कि PTI वालों के लिए खुशखबरी, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ईद के बाद जेल से बाहर होंगे। मैंने सेनेट इंतखाबात के बाद कहा था, सेनेट इंतखाबात के बाद मुकदमात और ये सारे फिक्सेशन वगैरह होगी और इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिलना ही है इन मुकदमों के अंदर, क्योंकि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जो मुकदमे थे वो बनाए गए और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में, और जिस तरह से इन मुकदमों के फैसले आए वो भी सबके सामने हैं। लेकिन अब ईद कब है? अभी तो मार्च का जो महीना है ये शुरू हो चुका है और अप्रैल के मिड में ईद ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब का रिहाई जो है वो होगी, ये असद खरल साहब कहते हैं। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मार्च के मिड में तो ख़त्म हो जाएंगे जो सेनेट इंतखाबात है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हैं, उनमें भी रिलीफ मिलेगा। और चूँकि काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं तो इसमें रिलीफ मिलते मिलते थोड़ा टाइम लग जाएगा, सारे केसों में ज़मानत होते होते फिर उसके बाद जो रिहाई है वो हो सकता है रमज़ान में ही हो जाए और हो सकता है ईद के बाद भी हो जाए। लेकिन ये एक और बड़ी कन्फर्मेशन है जो कि उनकी जानिब से ये जो ट्वीट है इसके ज़रिए कही गई है। आखिर में नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ। मौलाना फजल रहमान ने जो है वो नून लीग के लिए मुश्किलें मज़ीद पैदा कर दी हैं और नाक में दम उन्होंने भी किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं जी कि पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, धांधली के ख़िलाफ़ वो तहरीक चलाएंगे जो इस हुकूमत की काया पलट देगी। तो मौलाना फजल रहमान ने भी इस हुकूमत को ना सिर्फ मानने से इनकार किया, वो तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब इस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए जो तहरीक चलाने का ऐलान है वो भी कर दिया गया है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। आपको मैं ये भी वाज़े करता चलूँ, आप जो लोग नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, कि मैंने कल के व्लॉग में आपको ये बताया था कि एक ग्रैंड अलाइंस बनने जा रहा है और इस अलाइंस में मौलाना फजल रहमान, अचकज़ई, मैंगल ग्रुप, ANP वगैरह और फिर इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको बैक करेगी और इस हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, इसके नताइज को मुस्तरद कर दिया था। जो शवाहिद सामने आ रहे हैं हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है। तो ये भी एक और बड़ा इल्ज़ाम है जो कि उन्होंने लगा दिया है कि सिंध और बलूचिस्तान दोनों असम्बलियाँ ख़रीदी गई हैं। और सिंध में हमने देखा कि बलूचिस्तान में हमने देखा कि कैसे जो भुगटी साहब हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं और फिर उसके बाद वो वज़ीर आला उनको बना दिया जाता है। तो वो भी किसके बंदे हैं ये भी सब जानते हैं। 24 के इंतखाबात की धांधली ने 18 की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी हिमायत खो चुकी है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात में पार्लियामेंट में जाने का फ़ैसला किया। हमारा किसी के साथ कोई मसला नहीं, मसला सिर्फ अवाम का है। कौम उनको तस्लीम नहीं करेगी। हमने जमहूरियत के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। हमारे हक़ पर डाका डाला गया, इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान
साहब एक तरफ तो ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मौलाना फजल रहमान भी कोई बड़े इनकलाबी नहीं है और उनका भी असल मसला ये नहीं है। असल में ये हुआ है कि उनको उनके मुताबिक उनका हिस्सा नहीं दिया गया। नहीं, ये भी चाहते थे कि इनको भी कुछ सीटें दे दी जाएँ, जिस तरह से MQM जो है वो 17 उनको मिल गई हैं, इनको भी बड़ी बड़ी वजारतें दे दी जाएं, वो नहीं हुआ। तो इस वजह से मौलाना साहब ये कह रहे हैं। बहरहाल एटलीस्ट चलें, एक आवाज़ तो उठाई जा रही है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।